बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस GSE 101। लेक्चर नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, जो कि फ़िज़िक्स का भी लेक्चर नंबर 10 है। और हीट का हम लेक्चर 1 कर चुके हैं, ये हीट का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर के एक फार्मूले की तरफ लेकर जाएंगे, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप कोई भी कन्वर्जन आप स्केल कर रहे हो तो आप आसानी से, अगर फार्मूला भूल भी गए हो तो आप आसानी से वो फार्मूला याद कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि दो टेम्परेचर जिनका आपने कन्वर्जन करना है, फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल आपने फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो ये फार्मूला लगा लें। इसमें आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे टेम्परेचर एक ए ले लेना है और दूसरा टेम्परेचर बी ले लेना है। तो अगर यहाँ पे ए को आप सेल्सियस शो कर रहे हैं तो यहाँ पे TC लिख लें और उसके बाद आइस पॉइंट जो है वो लिख लें TC, यानी कि सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर लें, ठीक है। और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट का पॉइंट होता है, आइस पॉइंट, वो 32 होता है और जो केल्विन का होता है वो 273 होता है, ठीक है। तो इस तरह लिखने के बाद नीचे डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ़ डिवीजन जो है उन पे डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन जो है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सेल्सियस की होती हैं वो भी 100 होती हैं, केल्विन की भी 100 होती हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट की जो होती हैं वो 180 होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये देखें कि TC माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 100 और TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दोनों फार्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो आप आसानी से जो है इनको निकाल सकते हैं और अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। लेक्चर नंबर 10 में बेसिकली हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसकी वजह से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में लेकर गया था। यहाँ पे भी आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके MCQs बन सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ as of 2005 in the Lut desert in Iran at 70.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ज़मीन का एक गर्म तरीन हिस्सा है जो कि 2005 में ये देखा गया कि वो लूट डेजर्ट है जो कि ईरान में मौजूद है और उसका टेम्परेचर है 70.7 डिग्री, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से दिस इनवाइटिंग रीजन इज़ अ एबायोटिक, ये ज़्यादातर जो है इसमें एबायोटिक। अब ये बायो का एक क्वेश्चन है कि इसमें दो लफ्ज़ बायो में इस्तेमाल होते हैं, एक एबायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। बायोटिक का मतलब होता है कि ज़िंदगी और एबायोटिक का मतलब होता है कि ज़िंदगी के बगैर, ठीक है। यानी कि जानदारों की बात करें तो वो बायोटिक में आता है और एबायोटिक बेजान चीज़ों में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विदाउट लाइफ नॉट इवन अ बैक्टीरिया हैज़ फाउंड, यहाँ पे किसी किस्म की कोई लाइफ मौजूद नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया भी मौजूद नहीं है। बैक्टीरिया वो होता है जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे पड़ी है, वो ये है कि कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर जो है एवर रिकॉर्ड ऑन अर्थ वाज अ -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़मीन पर जो सबसे ठंडा इलाका जो है वो देखा गया है, उसका टेम्परेचर है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये वाक़या कहाँ पे है, ये मौजूद कहाँ पे है, ये रशियन में है, वॉस्टोक स्टेशन इन अंटार्कटिका। 21 जुलाई 1983 में इसके बारे में जो है वो बताया गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों स्केल आपको दिए गए हैं 70.7 और -89.2 डिग्री, इनको आपने क्या करना है, केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में चेंज करना है। तो पहले हम आ जाते हैं जी, इसको चेंज करते हैं केल्विन फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास है 9/5, ये फार्मूला फ़ारेनहाइट का लिखा हुआ है 9/5
मल्टीप्लाई टी सी प्लस 32 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे टी सी की जगह पे हम वो वैल्यू लगा लेंगे जो कि हॉटेस्ट एरिया की वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में हॉटेस्ट एरिया का हमारे पास टेम्परेचर आ गया। इसके बाद हम कोल्डेस्ट एरिया का टेम्परेचर निकालने के लिए टी सी की जगह पे -89.2 डिग्री जो है वो डाल देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -128.6 फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, फ़ारेनहाइट का। अब हमने सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन का फार्मूला होता है हमारे पास टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी सी की वैल्यू डालेंगे प्लस 273 डालेंगे, तो इनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 343.7 केल्विन बन जाएगा। सेम इसी तरह जब हम -89.2 जो है इसको 273 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो है जी हमारे पास, वो कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल हैव द सेम वैल्यू। आपने वो टेम्परेचर बताना है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फार्मूला कोई भी ले लेना है। मैंने यहाँ पे टी सी का फार्मूला लिया है, ये फार्मूला यूज़ करूँगा। और दूसरी बात है कि मैं दोनों को इक्वल रखूँगा, यानी कि टी एफ इज़ इक्वल टू टी सी। तो यहाँ पे टी एफ की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, टी सी डाल दूंगा। ठीक है, अब ये 9 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 टी सी, और ये 5 जो है ये इस टी सी से मल्टीप्लाई होगा और साथ में 32 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टी सी माइनस 180 जो है वो, सॉरी 160 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 5 टी इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस होगा, तो 9 माइनस 5 ये हमारे पास 4 रह जाएगा। दोनों साइडों को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -40 डिग्री। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसके बाद ये भी चीज़ें आपने याद रख लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन मैटर। थर्मल का मतलब होता है एनर्जी या टेम्परेचर, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना इन मैटर, मैटर का फैल जाना। ठीक है, जब हम मैटर्स को हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो फैल जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। मीन्स कि उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हीट व्हेन एडेड टू अ मैटर नॉर्मली कॉजेज एक्सपेंशन इन ऑल स्टेट, ये तमाम स्टेट में होता है। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि किस किस में होता है, तो आप क्या कहेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सब में होता है। ठीक है, डेट इज ऑल मटेरियल व्हेन हीटेड, जब हम तमाम मटेरियल को हीट करते हैं नॉर्मली अंडरगोज फिजिकल एक्सपेंशन, तो बज़ाहिरी तौर पर वो हमें क्या फैलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, दिस एक्सपेंशन इज टर्म एज अ थर्मल एक्सपेंशन, इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल विल एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट फॉर द सेम राइज इन अ टेम्परेचर। अगर हम डिफरेंट मटेरियल को एक जैसा टेम्परेचर देते रहें तो उनका जो एक्सपेंड का रेशियो है, जो रेट है, वो डिफरेंट होगा। कोई जो है वो 100 पे एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, कोई 200 पे, कोई 500 पे, तो इस तरह उनका जो रेट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन जो है वो मौजूद है, देयर आर आ सम मटेरियल विच कंट्रैक्ट ऑन अ हीटिंग। अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि जब हम हीट बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी जब आप हीट बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड होने की बजाय क्या होते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो एक्सपेंड होने की बजाय क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं दीज आर सेड टू हैव अ एनॉमलस बिहेवियर। उनका ये बिहेवियर जो होता है उसको हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी वाटर, वाटर नियर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जब ये फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है
सच एज अ बिहेवियर, ये इस तरह का बिहेवियर दिखाता है। एज अ रूल गैसेज एक्सपैंड, एक रूल है कि गैसेज ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं किससे, लिक्विड से, और लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं किससे, सॉलिड से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गैसेज जो हैं उनका एक्सपेंशन रेट बहुत ज़्यादा है किससे, लिक्विड से, और लिक्विड का जो रेट है वो ज़्यादा है सॉलिड से। तो सबसे कम एक्सपेंड सॉलिड होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंड गैसेज होती हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रख लेना है। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएं तो आपके क्विज़ वगैरह आसानी से अटैम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद वो यही कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड बाय अ डिफरेंट अमाउंट फॉर अ सेम राइज इन अ टेम्परेचर इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। ये जो हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट फॉर अ सेम टेम्परेचर जो है वो एक्सपेंड होते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो बनाते हैं। और इन एप्लीकेशन को, इनमें जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो है थर्मोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब हम सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग और गैस की अलग थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि सॉलिड थर्मोस्टेट, एक सॉलिड थर्मोस्टेट जो होता है वो क्या होता है, टू मेटल स्ट्रिप्ड हैविंग अ डिफरेंट एक्सपेंशन रेट आर अ वेल्डेड टुगेदर। दो ऐसी मेटल ले लें जिनका थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है, उनको एक दूसरे के साथ क्या कर दें जी, वेल्ड कर दें। एंड राइवेटेड एट वन एंडेड, और उनको एक एंड पे क्या करें, गर्म करना शुरू कर दें। ऑन हीटिंग द लार्जर एक्सपेंशन ऑफ अ वन मेटल फोर्स द सिस्टम टू बेंड, जो जिसका अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है वो उस सिस्टम को क्या कर देगी, बेंड कर देगी। ठीक है, दिस इज़ एम्प्लॉयड इन अ मैनी डिवाइस, ये काम जो है ये बहुत ज़्यादा डिवाइस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आयरन वगैरह में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं या ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें थर्मोस्टेट इस्तेमाल हो रहा होता है। where the force of a bent strip is used to make or break an electrical contact। ये जो हमारे पास बेंड सिस्टम है इसको हम सर्किट क्लोज और सर्किट ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। जो सॉलिड में एक्सपेंशन होती है वो लीनियर होती है, यानी कि एक तरतीब के साथ एक्सपेंशन होती है। ये नहीं होती कि पहले बहुत ज़्यादा होगी फिर कम होना शुरू हो जाएगी फिर ज़्यादा होगी, तो इस तरह नहीं। यानी कि एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन इज नोन एज अ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसी एक्सपेंशन जो कि वन डायमेंशन चीज़ों में हो उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब कि जब आप एक बहुत लंबी सुराख जो है, यानी कि कोई भी आयरन है उसको आप गर्म कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होगा, उसकी जो ब्रेथ और हाइट है उसमें इजाफा बहुत कम होगा, जिसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं मटेरियल हैविंग थ्री डायमेंशन, देन हाउ कैन वी से मटेरियल इज एक्सपेंशन इन अ वन डायमेंशन ओनली। यानी कि वन डायमेंशन वाले जो हैं उनको तो हम लीनियर कहते हैं, और जो थ्री डायमेंशनल वाले हैं उनको हम लीनियर नहीं कहते, नॉन लीनियर कहते हैं। ठीक है, इनकी एक और भी काइंड है वो आगे आएगी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं कि टेक अ थिंग लॉन्ग रॉड। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का आपने एक रॉड लेना है जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और उसको आपने हीट करना है। हीटिंग के बाद वो देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन डायामीटर जो है वो 1/50 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ है, जिसको हम नेग्लिजिबल लेंगे, यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, और इसी को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि सिर्फ लेंथ में इजाफा हुआ है, किसी और चीज़ में इजाफा नहीं हुआ, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। दिस एक्सपेंशन विल डिपेंड अपॉन, इस एक्सपेंशन का जो डिपेंड होता है वो किस किस पे होता है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ थिन रॉड, उसकी ओरिजिनल लेंथ पे होता है।
उसके अलावा चेंज इन द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर आप कितना चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड, और उस मटेरियल ऑफ अ रॉड की नेचर क्या है, वो जल्दी एक्सपेंड होता है या थोड़ा देर से एक्सपेंड होता है, या वो एक्सपेंड होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेल एल यानी कि आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, बनाना है। डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में जो चेंज आई है, जो पहले लेंथ थी उसको हम L1 कहेंगे, और जो गर्म करने के बाद लेंथ बनी है उसको हम L2 कहेंगे। तो जो इनमें चेंज आई है, ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको गर्म करेंगे वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी में से छोटी को हम माइनस करेंगे तो उसको हम कहते हैं डेल एल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे L2 जो है आफ्टर लीनियर एक्सपेंशन है, और L1 जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, और अल्फा जो है वो हमारे पास कोफिशेंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखें कि डेल एल तो आपको मैंने बता दिया है, डेल टी क्या होता है, यानी कि गर्म करने से पहले वाला टेम्परेचर और गर्म करने के बाद वाला टेम्परेचर। ठीक है, तो लेंथ जो होता है, डेल लेंथ जो होती है, यानी कि चेंज ऑफ लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ओरिजिनल लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ वाला रॉड आप लेकर जाएंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें जो एक्सपेंशन आएगी वो उतनी ही ज़्यादा आएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह जो चेंज इन लेंथ है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगी जी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास इस एक इक्वेशन बन जाएगी L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 इंटू टी माइनस T1। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करें, यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल लें जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इस वैल्यू को इधर ही रहने दें, ये जो आपके पास वैल्यू है, ये जो दूसरी वैल्यू है ये L1 से इंटू T2 माइनस T1, इस पूरी वैल्यू को इधर से उठा लें और दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। अगर आपने L2 की वैल्यू निकालनी है तो ये L1 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये पूरी वैल्यू में से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास L1 कॉमन आ रहा है, तो L1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास ये L1 की जगह पे 1 रह जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो L2 L माइनस 1 है, मीन्स के जो एक्सपेंशन हुई है इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अ 1 केल्विन, यानी कि ये 1 केल्विन पे भी बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, सो अल्फ़ा इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और इसका जो यूनिट होता है वो पर केल्विन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन इन अ सॉलिड। ज़ाहिर सी बात है जब आप एक्सपेंशन इन द 3 डायमेंशन करेंगे, किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसको आप गर्म करेंगे तो वो 3 डायमेंशन में जो है वो एक्सपेंड होगा, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें भी वही बात, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम और नेचर ऑफ आ मटेरियल सेम वही है। जहाँ पे हमने लेंथ यूज़ किया था वहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, और साथ में जहाँ पे हमने अल्फ़ा यूज़ किया था वहाँ पे हम बीटा यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम जान लेंगे। इसके बाद बात करेंगे द फिगर शोज अ मेटेलिक नॉट। सामने आपको ये मेटेलिक नॉट जो है ये नज़र आ रहे हैं। अ मेटल पीस विद द होल इन इट, इनके दरमियान में एक होल बना हुआ है। व्हेन द नट इज हीटेड इट एक्सपेंड, जब हम नट को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, टू द साइज ऑफ अ होल, तो जो दरमियान में होल है उसका साइज क्या होगा। डज द होल एक्सपेंड, क्या होल भी एक्सपेंड हो गया। डज द होल कंट्रैक्ट, क्या होल जो है वो सिकुड़ गया है। डज द होल रिमेन द सेम, क्या वो जो होल है वो वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द होल हैज़ टू एक्सपेंड एज द स्पेसिंग बिटवीन एटम इंक्रीज ऑन अ हीटिंग एंड इट विल एक्सपेंड एट द सेम रेट एज द नट। यानी कि होल जो है वो जो भी नट का सेम रेट होगा उसी के मुताबिक वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय अ फिगर बी वेयर द होल इज रिप्लेस्ड बाय अ बोल्ट ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम जो भी है होल को उसके अंदर कोई बोल्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ लगा देते हैं। नो इफ़ द होल रिमेन द सेम आर कंट्रैक्ट, तो अब आप उसको गर्म करेंगे तो उसका जो होल होगा वो या तो रिमेन सेम रहेगा या फिर क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद विच इट शुड एज इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेम मटेरियल, यहाँ तक कि जो उसके अंदर आपने बोल्ट लगाया है वो वाली चीज़ जो है वो नट के मटेरियल के साथ मिलनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम हवा को जो है वो अगर गर्म करें तो वो फैलती जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो ये मैं आपको एक बार रीड करके सुना देता हूँ। अनलाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज रिक्वायर टू कंटेनर टू गिव देम शेप बिफोर, यानी कि जो लिक्विड और गैस होते हैं वो जिस कंटेनर में जाते हैं उसी की शेप बना लेते हैं। वेन एवर वी आर कंसीडरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ फ्लूइड वी हैव टू टेक इन टू कंसीडरेशन द एक्सपेंशन ऑफ अ कंटेनर। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये एक्सपेंशन ऑफ अ कंटेनर के साथ जो है लिक्विड या गैस को जब हम ले आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमने ये कहा कि ये एक्सपेंशन जो है ये कंसीडर की गई है। ठीक है, क्यों होती है? वी डू नो डैट लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, देयरफॉर हम ये जानते हैं कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से ज़्यादा फैलता है। देयरफॉर इसलिए व्हेन अ लिक्विड इन अ कंटेनर, जब हम लिक्विड को कंटेनर के अंदर डालते हैं, इज हीटेड और इसको हीट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से किसी चीज़ के, लाइक इन द थर्मोमीटर, जैसे कि थर्मोमीटर, द कंटेनर एक्सपेंड फर्स्ट lowering the liquid level and only when the heat make the liquid expand। वो कह रहे हैं कि जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो उसका लेवल पहले कम होगा फिर वो ऊपर जाएगा। अब जो लेवल कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि वो हमारे पास बहुत ही ये हमारे पास ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के अंदर पानी डाल लें, उसको गर्म करेंगे आउटर साइड से, तो पहले उस पानी का जो लेवल है वो कम होगा, ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ में आपने डाला है पहले वो एक्सपेंड होगी। जब वो एक्सपेंड हो जाएगी तो फिर वो अंदर पानी जो है उसको एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले वो कैटल जो है वो एक्सपेंड होगी, फिर जो है वो वाटर जो है वो एक्सपेंड होगा। तो इस तरह इसकी रियल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमारे पास आगे फार्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन वो कैटल जो कि अंदर से ही पानी को गर्म करती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक कैटल भी कहते हैं, वो डायरेक्टली उस पानी को गर्म करती है, वो खुद पहले गर्म नहीं होती और ना ही वो एक्सपेंड होती है। ठीक है, इसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन अ लिक्विड। लिक्विड में दो किस्म की एक्सपेंशन होती हैं। रियल एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन आफ्टर द कंटेनर हैज़ एक्सपेंड। जब रियल एक्सपेंशन वो होती है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं जब उसका कंटेनर, यानी कि आपने किसी कैटल में पानी डाला हुआ है, जब कैटल गर्म हो गई है तो तब जो एक्सपेंशन हुई है उसको आप रियल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, उसमें जो बी पार्ट है अपेरेंट एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, और जो अपेरेंट एक्सपेंशन है उसको हम लिक्विड की एक्सपेंशन कहेंगे। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि रियल एक्सपेंशन निकालनी है, तो एक्सपेंशन ऑफ अ कंटेनर प्लस एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद वी कैन मेक लिक्विड एक्सपेंड लीनियर इफ़ दे आर अ फोर्स टू एक्सपेंड इन अ स्पेस। जो हमारे पास लिक्विड की एक्सपेंशन होती है वो लीनियर होती है। ठीक है,
तो इसको आपने रीड कर लेना है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट डालते हैं, मरकरी, अल्कोहल, एक्सपेंड, एप्रिसिएबल, मोर देन गिलास। यानी कि जो मरकरी और अल्कोहल होता है वो उससे जो है एक्सपेंशन गिलास की सबसे ज़्यादा होती है फॉर द सेम रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। सो वी यूज़ दिस टू आवर एडवांटेज इन अ लिक्विड इन अ गिलास। तो इसलिए हम थर्मोमीटर में गिलास का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है। इसके बाद एनॉमलस एक्सपेंशन जो होती है ये ऑफ वाटर, इसकी हमने पीछे बात की थी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कंट्रैक्ट होता है और जब कम करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है। देयर आर आ सम मटीरियल विच डू नॉट एक्सपेंड ऑन अ हीटिंग। कुछ मटीरियल हीटिंग पे एक्सपेंड नहीं होते। दीज मटीरियल आर गिवन एज अ स्पेशल नेम। इनको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इसको हम कहते हैं अनॉमलस मटीरियल। ठीक है। इन अदर वर्ड दे हैव अ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर नॉर्मल। ये नॉर्मल से डिफरेंट होते हैं। वाटर इज वन सच अ मटीरियल। उनमें जो पानी है वो मौजूद है, एक एग्जाम्पल है। इट इज़ द अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ अ वाटर। ये वाटर की एक अनयूजुअल यानी कि बाज़ औक़ात ये मौजूद नहीं होती लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वो कंट्रैक्ट होगा। इट कंट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ अ एक्सपेंडिंग। इन द अदर वर्ल्ड इट डेंसिटी इंक्रीज। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेट पॉइंट्स विच इज़ वेरी यूजफुल एंड नेचर हैज़ अ यूटिलाइज्ड दिस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर फॉर इट्स बेनिफिट। तो इस तरह हम इस बिहेवियर से इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं। उसके बाद अनयूजुअल मीन्स व्हेन यू कूलिंग सम इट कंट्रैक्ट रेदर देन अ एक्सपेंड। तो जब हम इसको कूल करते हैं तो ये सुकड़ने की बजाय फैलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 इट एक्सपेंड। जब हम पानी को ठंडा करना शुरू करते हैं तो 4 से 0 तक ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 इट कंट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज एन एनॉमलस बिहेवियर। दिस इज एन अनयूजुअल बिहेवियर, सो term as a anomalous unusual because on a heating water contract rather than a normal expansion। तो इस तरह हम कह सकते हैं would be expected and a vice versa। यहाँ पे हम एक बात कहेंगे कि इसकी जो होती है वो लीनियर नहीं होती बल्कि नॉन लीनियर होती है। अफेक्ट ऑफ अनॉमलस बिहेवियर, अनॉमलस बिहेवियर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आइस फ्लोटिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो बर्फ़ होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसका इस्तेमाल जो है वो हम इसी अनॉमलस बिहेवियर की वजह से करते हैं। बिकॉज मटेरियल एक्सपेंड, चूँकि मटेरियल एक्सपेंड हो रहा है, व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब हम इसको ठंडा कर रहे होते हैं, इट डेंसिटी इज़ टू बी डिक्रीज, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मैस रिमेन द सेम, और इसका मैस जो होता है वो सेम हो जाता है, सेम रहता है। इट ऑक्यूपाइज अ लार्जर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इट बिकम डेंसर, इस तरह ये एक डेंसर हो जाती है। देयर फॉर राइजेज, इस तरह ये ऊपर तैरना शुरू कर देती है। वंस द वाटर इज कंसर्टेड इनटू अ आइस इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इस तरह जो है वो आइस का जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इस तरह वो क्या करती है, ऊपर तैरना शुरू कर देती है। टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बिलो आइस इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होता है। बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर, जो आइस होती है वो इंसुलेटर होती है, ये भी पॉइंट याद करने वाला है। एक्वेटिक एंड मैरीन लाइफ सर्वाइव इन द विंटर, इस चीज़ को जो है एक्वेटिक और मैरीन जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टोन एंड इवन माउंटेन क्रैक ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ अ वाटर इन अ क्रेविक्स। ये जो माउंटेन के अंदर एक क्रैक डलता है वो भी इस वाटर की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद पाइप जो होते हैं सर्दियों में अक्सर जो है वो टूट जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसी वाटर के इस एक्सपेंशन की वजह से होते हैं। सर्दियों में जो कि टेम्परेचर कम होता है और ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, इसी की वजह से अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन इन द गैसेज। गैसेज में एक्सपेंशन क्या होती है, चूँकि गैसेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती है, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी ज़्यादा एक्सपेंशन होती है। लाइक लिक्विड गैसेज आल्सो रिक्वायर्ड कंटेनर टू गिव देम अ शेप। जैसे लिक्विड के लिए हमने कंटेनर यूज़ किया था, वैसे ही हम गैस के लिए भी कंटेनर यूज़ करेंगे। वट एवर हैज़ बीन अ सेड अबाउट लिक्विड इज़ आल्सो ट्रू फॉर अ गैसेज। जो कुछ आपने लिक्विड के बारे में पढ़ा है वही हमारे पास गैसेस के बारे में है। बोथ बीइंग कंसीडर्ड एज अ फ्लड, दोनों को फ्लड में कंसीडर किया जाता है। गैसेस हाउएवर कैन बी रिस्ट्रेन्ड इन अ कंटेनर, इनको अगर कंटेनर में डाल दिया जाए विच हैव नो रूम फॉर एक्सपेंशन, इनमें कोई एक्सपेंशन नहीं आती। एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर आप डाल दें जिसमें ये गैस मौजूद है, तो आप इसको गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड नहीं होगी बल्कि ये कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि वो जो कंटेनर है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि जब आप एक सुरेंज लें, यहाँ पे एग्जांपल भी साथ में आपको देता हूँ कि ये आप सुरेंज लें, इसको आप थोड़ा सा पुश या पुल करें तो यहाँ पे ये वाइट एरिया में आपको गैस जो है वो नज़र नहीं आएगी लेकिन मौजूद होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस सुरेंज के आगे कोई ऐसी चीज़ लगा देनी है जो कि एक्सपेंड ना हो सकती हो। तो आप इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा प्रेस होने के बाद ये रुक जाएगा, फिर आप जितनी मर्जी फोर्स लगाएं ये प्रेस नहीं होगा। अगर पीछे खींचना चाहें तो थोड़ा पीछे खींच लेंगे, उसके बाद ये पीछे खींचा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है द एक्सपेंशन इन द गैसेज इज नॉट अ लीनियर। जो गैसेज में एक्सपेंशन होती है वो लीनियर नहीं होती, एज इन अ सॉलिड, जैसा कि सॉलिड और लिक्विड में होता है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ गैसेज, गैसेज में जो एक्सपेंशन होती है वो यूज डिफरेंट रिलेशनशिप, इससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बना। यहाँ पे हम अब बात करेंगे जी बॉयल्स लॉ की। हमारे पास 2-3 लॉज हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा लेक्चर लेंथी था तो मैंने कहा, और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी था तो मैंने कहा चलें आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, जो हमें मैस गैस का मैस दिया जाए, वॉल्यूम एंड प्रेशर, और वॉल्यूम और प्रेशर भी दिया जाए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मैस ऑफ अ गैस जो है, जो मैस ऑफ अ गैस है और जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो तीनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखें तो इस तरह हम लिखेंगे कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो जब भी इन्वर्सली लिखते हैं तो 1 बाय उस वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये V इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस तरह हम कहेंगे कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हम कांस्टेंट की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसी तरह P1 V1 भी कांस्टेंट होगा, P2 V2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि हमारे पास पहले वाला प्रेशर और दूसरे वाला प्रेशर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रोडक्ट ऑफ अ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। टू कंडीशन डेट मैस एंड गैस, मैस ऑफ अ गैस टेम्परेचर आर अ केप्ट कांस्टेंट। जब आप मैस और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, वो इसे टेम्परेचर
डज नॉट चेंज, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मीन्स व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड सम हीटिंग इफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कंप्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसकी फ्रिक्शन और कंप्रेशन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल से हम काम लेते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम फॉर दैट हीट टू बी अ dissipated in order is a satisfy the Boyle's law। जो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बॉयल्स लॉ को क्या कर रहा है, सेटिफाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अ सेटिफाई जो बॉयल्स लॉ है वो है, यानी कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया और साथ में प्रेशर दिया गया है। फिर दूसरा वॉल्यूम तो दूसरा प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो सेम ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चार्ल्स लॉ जो हमारे पास है वो मौजूद है, उसमें वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन गैस इज एंड इट्स टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास उसका फिक्स्ड है, प्रेशर उसका फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसका रिलेशन होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा, तो अब ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन इसकी भी बन जाएगी, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। ठीक है, चार्ल्स फर्दर एडेड that if the line continuously expanding in the negative temperature, उसने ये कहा था कि जब इसका टेम्परेचर ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाए, रेंज द लाइन वुड मीट द टेम्परेचर एक्सिस एट अ -273 डिग्री, यानी कि जो उसकी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो -273 डिग्री को आकर क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि इसको हम कहते हैं प्रेशर लॉ। ठीक है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस एंड इट्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हम उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और उसका मास भी क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह सेम चार्ल्स लॉ की तरह इसकी वैल्यू हमारे पास P बाय टी बन जाएगी और ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ज़ीरो यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहते हैं, हियर द लाइन आल्सो मीट द टेम्परेचर एक्सिस -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड विच गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का कंसेप्ट हमें देता है, और क्यों देता है, क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एट विच द बोथ चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ अल्टीमेटली हैव ईदर अ वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस टेम्परेचर पे दोनों जो लॉ हैं, चाहे वो प्रेशर लॉ हो या चार्ल्स लॉ हो, दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और प्रेशर बिकम ज़ीरो, और वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाता है और प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। That is why this temperature is given the name as absolute zero। इस टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहा है, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद जो और टेम्परेचर कम करेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयर इज अ नो टेम्परेचर बिलो दिस बिकॉज if we expand the line below this temperature, जब हम इस टेम्परेचर से नीचे लाइन को जो है वो लेकर आएंगे, then we either have a negative volume और a pressure, फिर हम वॉल्यूम और प्रेशर को नेगेटिव लेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अ चार्ल्स लॉ दी हुई है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। सेम वही वैल्यू, सेम वही चीज़ें आपने देखनी है। एक बात याद रखना है कि इनमें जितने भी टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वो आपने केल्विन में यूज़ करने।
किसी और में यूज़ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ में वो कहता है कि आपने पिछले तीनों लॉज को जब आप ऐड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो आपके पास एवोगैड्रो लॉ बनेगा। यानी कि पहला लॉ आपका था पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा लॉ आपके पास था वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तीसरा लॉ था पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें तीनों लॉ आपको नजर आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, द मैस ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे जो गैस का मैस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद हमारे पास आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जो इक्वेशन हमने ऊपर यूज़ की है उसी की जगह कांस्टेंट की जगह पे हम एन और आर को यूज़ करेंगे। एन हमारे पास नंबर ऑफ अ मोल है जो कि कांस्टेंट रहेगा, और आर जो है वो राइबर्ज गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इन ऑल गैसेस लॉ टेम्परेचर इज अ मेजर्ड ऑन अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही मेजर करना है और ये केल्विन में मेजर करना है। दिस इक्वेशन इज अ वैलिड फॉर अ आइडियल गैसेस। ये जो इक्वेशन दी गई है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन है। We use real gas and a few gases are close but still not perfectly ideal gases। हमने बहुत सी गैसेस को इस पे अप्लाई किया लेकिन वो आइडियल गैसेस नहीं बनी। लेकिन नोबल गैसेस जो होती हैं लाइक हीलियम आर द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ आइडियल गैस। जो हीलियम है वो तकरीबन एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस इज दैट विच ओबे गैस लॉ, यानी कि जो गैस लॉ को ओबे करे उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अ लीनियर एंड अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर जो होता है वो 1 डायमेंशन होता है और जो वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें जो है वो एक्सपेंड होती हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ क्यूबिक रिलेशनशिप, इस तरह ये एक क्यूबिक रिलेशनशिप बन जाता है। और कोफिशिएंट जो रिलेशन बनता है वो ये होता है कि अल्फ़ा रेशो बीटा जो है वो इक्वल टू क्या बनता है, 1:3। यानी कि अगर आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसको आप क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई अ लिटिल सैग इन अ लेफ्ट इन द वायर व्हेन यूज इन द समर। जब हम वायर को समर में यूज़ करते हैं तो उनमें गैप क्यों रखते हैं। ड्यूरिंग विंटर वायर विल बी कंट्रैक्ट, सर्दियों में ये वायर क्या होती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि सुकड़ जाती हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। एंड बिकॉम टॉट इफ सैग इज नॉट लेफ्ट देन, इस तरह ये क्या हो जाती हैं, ये सुकड़ जाती हैं तो करीब हो जाती हैं, तो इस तरह ये टाइट हो जाती हैं। तो अगर वो दरमियान में गैप ना रखा जाए तो ये टूट जाएंगी और इनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू यू मीन्स बाय आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस का क्या मतलब होता है, एनी रियल गैस विच फॉलो द गैस लॉ, जो गैस लॉ को फॉलो करे इन द आइडियल फॉर्म, और आइडियल फॉर्म में फॉलो करे उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था लेक्चर नंबर 10 जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर था और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट समझा दूं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।